Hello, my viewers. Welcome back to Econ City. In today's class, I'll be continuing with Chapter 1, which is Indian Economy on the Eve of Independence. And it's just a part 2, the continuation video. So if you haven't already watched the agriculture sector, firstly go and complete that. Then only this video will make sense to you. I mean, you can watch this, but it would be nicer if you just watch that first. So we'll be starting with industrial sector. You know, industries का role क्या होता है? It's mostly in manufacturing. So now we are studying the industries कैसी थी on the eve of independence मतलब independence आने से just पहले industries का क्या हाल था. So firstly that sector during British rule could be divided into five sections. So industrial sector during the British rule will divide it in four sections. The first one is deindustrialization. Second is adverse effect of decline in handicraft industry. Third is lack of capital goods. Fourth one is low contribution to GDP, which is gross domestic product, and limited role of public sector. Remember, this is all during the British period. And okay, we'll be starting with the industrialization. Decline of handicraft industries. तो हैंडीक्राफ्ट तो हमने लास्ट क्लास में समझ ही लिया था. इट्स जो मैन मेड होती है जिसमें मशीन्स नहीं यूज होती बट अ मैन्स क्रिएटिविटी इज यूज. मशीन में क्या होता है, मोनोटोनस प्रोडक्ट बनते हैं कि ये डिजाइन है, मशीन वो सेम डिजाइन हर कपड़े पे या हर चीज में प्रिंट करती जा रही है. Whereas जो मैन मेड होते हैं दे नीड रियल एफर्ट्स, दे आर हैंडमेड. ठीक है, दैट इज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. एंड बिफोर ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, उससे पहले इंडिया की जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, इट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस. इट हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन बिकॉज इट वाज वेरी यूनिक. ओके, एंड पीपल एंजॉयड दैट यूनिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री. बट ब्रिटिश का काम था कि इंडिया की इंडस्ट्री को सफर करवाना, सो दे डी इंडस्ट्रियलाइज. तो उससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो डिक्लाइन हो गया. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी सिस्टमैटिकली, बहुत ही एक सिस्टम के थ्रू इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप. और ये भी नहीं है कि अच्छा ठीक है हैंडमेड को खराब कर दिया तो दे आर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज की, मतलब दे गेट पीपल गेट जॉब या एम्प्लॉयमेंट देयर. नो, दे आर लाइक कि तुम कुछ नहीं करोगे खुद का. द प्राइमरी मोटिव उनका क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, दैट वाज ऑफ दिस टू फोल्ड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. बट सिंस नाउ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव टू डू इट अगेन. सो इट वाज टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट. एंड उसके बाद दे यूज टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. सी, जो ये ब्रिटिश इंडस्ट्री है इनकी वजह से दे डिड नॉट सेट अप एनी इंडस्ट्री इन इंडिया. दे लाइक कि अगर इंडिया में इंडस्ट्री होगी एंड ये अपना खुद का बनाने लग जाएंगे तो दे विल ग्रो. बट इनका टारगेट तो नहीं था कि हम ग्रो करें, इनका टारगेट था कि ब्रिटिश इंडस्ट्री ग्रो करे. सो दे गॉट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया फॉर चीप and they sell finished products in British industry. And
they sold it at a higher price for India in in Indian markets. Like they were higher priced. Why? Because अगर उनको मशीन से उसको बनाने में सिर्फ 500 rupees लगे हैं, for example, so they are selling it to us for 1000 rupees. And it's still cheaper है from the handmade products that we have in India. Why? Because this needs human effort. दिस इज मोर एक्सपेंसिव फॉर द फैक्ट कि इसमें बहुत ज्यादा लेबर आवर्स लग रहे हैं, बट दिस इज तो डन बाय मशीन, तो 500 का काम है वो 1000 में बेच रहे हैं और ये 1500, तो पीपल गो फॉर दिस की ठीक है भाई, दिस इज आर मतलब दिस इज बेटर प्राइस. सो दैट इज वाई उनका मोटिव जो था वो था कि वो मैक्सिमम एडवांटेज ले अपनी होम कंट्री. और उनकी होम कंट्री क्या थी? ब्रिटेन. तो इसीलिए they did not let Indian industries grow, and this was the reason our industries were suffering. And जो इंडस्ट्री का डिक्लाइन भी हो गया था हमारा, so that was due to discriminatory tariff policy. ना टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब एक टैक्स लगाना. तो ये लोग क्या करते थे कि इंडिया का जो सामान है, मान लो ये हमारे कॉटन हैं और इंडिया में ये मिल रहे हैं 20 rupees पर केजी, ठीक है. सो जब ये बाहर लेके जाते थे तो दे आर लाइक कि फ्री में लेके जाएंगे, दे वुड नॉट पे एनीथिंग. बट और जो ब्रिटिश से जो आ रहा था सामान, दे आर लाइक ठीक है वो भी हम फ्री में लेके जाएंगे इंडिया वापस, तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं. बट अगर किसी इंडियन को अपना हैंडमेड प्रोडक्ट उसको अगर बाहर भेजना है तो यू हैव टू गिव अ टैक्स. मतलब वहां के लोगों को वो टैक्स के साथ चार्ज होगा तो उसका प्राइस हायर हो जाएगा. उसका प्राइस हायर होगा तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं. तो दिस वाज आल्सो द रीजन दैट आवर इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. एंड ये बहुत ही स्मार्ट मूव था उनके साइड से. बिकॉज जब हमारी वर्ल्ड वाइड फेमस थी हैंडीक्राफ्ट, बट अगर हम वर्ल्ड में बेच रहे हैं हमें 500 का पड़ रहा है ड्यू टू टैरिफ, अगर हम उसे 100 और चार्ज कर रहे हैं बिकॉज हमें भी टैरिफ देना है, सो अब वो 600 का है, तो नाउ मे बी पीपल वोंट बाय दिस. बाहर भी जाएगा तो पीपल वोंट कंसिडर बाइंग दिस. तो इस वजह से ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी our industries were declining, our handcraft industries were declining. Now second point is adverse effect of decline, sorry, adverse effect of decline of handicraft industries. Now, the decline of handicraft industries adversely affected Indian economy. Obviously, कुछ भी चीज अगर डिक्लाइन हो रही है तो अफेक्ट तो करेगी ही वो. तो क्या हुआ? पहला जो देखने को मिल रहा था इफेक्ट उसका, दैट वाज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये तो इतना ऑब्वियस हो गया ना कि हमारे इंडस्ट्रीज तो सेटअप कर ही नहीं रहे कि नई इंडस्ट्री सेटअप कर दी. नो, हमारे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे उनमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा दी, तो ये भी हमारे लिए अब वर्क नहीं कर रहे. तो कहाँ है हमारी जॉब्स? कहाँ? सिर्फ फार्मिंग में, सिर्फ एग्रीकल्चर में. और एग्रीकल्चर भी तो क्या, वो तो ब्रिटेन ही चाह रहा है एट द एंड. सो द सिस्टम वाज वेरी फ्लॉड दैट टाइम. And the decline of Indian handicrafts resulted in unemployment on mass scale. इतने ज्यादा स्केल पे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे. This displaced artisans. They were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding agriculture. अब हर जगह लोग अपने अपने सेक्टर्स में डिवाइडेड थे. दे वर स्प्रेड, दे वर डूइंग गुड इन दैट सेक्टर. बट अब सारे लोग इस छोटे से पीस ऑफ लैंड पे आके दे आर फोर्स्ड कि अब यही काम करें, तो वो ओवर क्राउडिंग कितनी ज्यादा हो जाती है. एंड ओवर क्राउडिंग होते ही प्रोडक्शन और कम हो जाता है बिकॉज ज्यादा लोग हैं, इतनों की तो जरूरत ही नहीं है. सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पे थी. एंड द सेकेंड वाज इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ना क्या हो रहा था
कि जो इंडियन मेड गुड थे दे कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। कहाँ से ये एक आर्टिसन जो अपनी मेहनत से बना रहा है, अपने डिजाइन सोच रहा है, उसको 100 दिन लग रहे हैं एक डिजाइन बनाने में, 10 दिन के मशीन का डिजाइन कहाँ से वो compete करे और कहाँ से वो प्राइसेस सेम हो सकते हैं। दे वर नॉट एबल टू compete. Then it resulted in a new demand in Indian consumer market. तो इंडियन कंज्यूमर को आदत लग गई थी अब सस्ते प्रोडक्ट्स की जो मशीन मेड थे। तो देयर वाज अ न्यू डिमांड क्रिएटेड इन द इकोनॉमी एंड दैट डिमांड कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय द हैंडमेड प्रोडक्ट्स दैट वर लोकली made and were available. Rather, the demand was profitably met by increasing imports from manufactured good of British. Now, ये जो डिमांड बढ़ी थी, ये ब्रिटिश से सामान आ रहा था, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे। एंड अगर हम कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो हमें उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। इंपोर्ट इज लाइक कि आप घर पे कुछ सामान लाते हो, तो पहले आप पैसे देते हो एंड देन यू गेट द सामान, राइट? तो हमें भी इंपोर्ट के लिए बहुत पैसा उनको देना पड़ा था और वेल्थ वाज गोइंग आउट। दैट इज द रीजन कि बहुत एडवर्स इफेक्ट था ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। नाउ थर्ड इज now third is lack of capital goods industries। जो कैपिटल गुड्स होती हैं, एक इनका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दे रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे। दे रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। इसको अगर मुझे समझाना हो तो एक बहुत बड़ी मशीन है, तो उसमें अगर हम कॉटन डालेंगे तो वो हमें मे बी टी शर्ट्स दे दे बना के। तो आई वुड से कि ये मेरा कैपिटल गुड है जो मुझे बनाने के प्रोसेस में चाहिए, बट ये मेरा कंज्यूमर गुड है जो हम डायरेक्टली अब बन गया तो मैं कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब हम लोग ये कब कंज्यूम कर सकते हैं, वेराज ये चाहिए हमें आगे प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है ना? जो कैपिटल गुड था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, दैट देयर वाज हार्डली एनी इंडस्ट्री। ये प्रमोट नहीं कर रहे थे वो लोग, बिकॉज उनको पता था अगर ये प्रमोट करेंगे तो उनका क्या होगा, दे वुड हैव टू सफर। सो दे डिड नॉट promoted any capital good industry, and rulers did not pay any attention for their promotion, as well as they wanted Indians to be dependent on Britain। वो चाहते थे कि हम डिपेंडेंट बनाए, सब ब्रिटेन आके सामान लें। दे डिड नॉट वांट कि इंडिया ग्रो करे, दे वांटेड कि ब्रिटेन ग्रो करे। फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, फॉर हेवी इक्विपमेंट्स, हर जगह दे वांटेड ओनली द ब्रिटिश गुड्स टू ग्रो, एंड दैट इज नेचुरल। उसके बाद फोर्थ इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड दिस मीन्स कि हमारे कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो हमने ऊपर देखा यहाँ ना, यहाँ कुछ प्रोड्यूस हो पा रहा है, ना यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है, हर जगह तो हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर रही है। तो प्रोडक्शन होगा कैसे? जीडीपी तो ऑब्वियसली लो होगा ना जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, याद रखना। ये हम मैक्रो में पढ़ेंगे।
काफी इन डेप्थ कि क्या क्या ऐड होता है। सो दे वर वेरी स्मॉल एंड द रीजन इज ऑब्वियस। ठीक है, कि यहाँ पे ये चांस ही नहीं दे रहे थे कि हम ग्रो करें, तो कहाँ से वी वुड एक्सपेक्ट कि हम अच्छा करेंगे उस इंडस्ट्री में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नाउ क्या था कि जो लिमिटेड एरिया था ऑपरेशन का ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दैट वाज ऑलरेडी अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक। लाइक हमारी जो गवर्नमेंट थी, that was not playing any role in any sector, be it, अगर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में मान लो कि गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सब्सिडीज मिल जाए, थोड़ा encouragement मिल जाए। अभी भी सी की एमएसएमई इतना ज्यादा है जो मार्जिनल इंडस्ट्रीज पे, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करता है, तभी इनके गवर्नमेंट के हेल्प की मदद से दे गेट ग्रोथ, दे आर बूस्टेड, द परफॉर्मेंस गेट्स बेटर। उस टाइम पे द ड्रॉबैक वाज कि हमें कोई सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट से। द पब्लिक सेक्टर रिमेन confined only to railways, power generation, communication, ports, and some departmental undertaking। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ तो गवर्नमेंट दे सकती है, तो गवर्नमेंट ही नहीं रोल प्ले कर रही, तो ग्रोथ भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। एंड ये सारा तो वैसे भी ब्रिटिश के हाथ में ही था, दैट देयर इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, उनका बहुत अच्छा ग्रोथ है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इंडिया एंड इंडियंस आर गोइंग दिस वे, देयर इंडस्ट्रीज आर श्रिंकिंग, हैंडमेड गुड्स हट रहे थे और कुछ प्रमोट नहीं हो रहा था इन प्लेस ऑफ दोज हैंडमेड गुड्स, तो वी वर सफरिंग। Our industrial sector was very much backward that time during the British rule. Okay, so and there were some companies, by the way, that I have to mention that were doing good even under this system. So एक नाम याद रखना है, टिस्को। उसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ईयर भी याद रखना कब ये एस्टैब्लिश हुई थी, विच इज 1907। एंड ये थी हमारी जमशेदपुर में, एंड आज भी वहीं पे है, एंड जमशेदपुर इज इन बिहार। एंड देयर वर अदर इंडस्ट्रीज दैट लाइक शुगर, cement, paper, etc. They were private sectors. These are private industries that were growing. And एक jute mill था that was largely concentrated in Bengal, and वो भी बहुत ज्यादा dominated था by foreigners। और जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल था, that was mainly dominated by Indians। और ये लोकेटेड कहाँ थे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र एंड गुजरात। And these are all the private sectors, even though there was some progress in cotton and jute industries, but it was very slow. The progress was very slow, इसलिए हम mention नहीं करते। And these are some private initiatives जो उस time पे ठीक work कर रहे थे। And you see cotton textile was dominated by Indians, and you might think that I am contradicting यहाँ पे cotton का example लेके। So just to make things clear for you, it was just an example. It wasn't, if it was not cotton, we can take the example of indigo, but cotton was easier for you to understand. Okay, so thank you for watching this video, and I'll continue with foreign sector and demographic conditions at that time and many more topics. So if you like this video, please do like, share, and subscribe. And thank you.